नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, ऐसी खबरें जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रही हैं और दुनिया भर की खबरें होंगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे किसी कंपनी स्पेसिफिक हो। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैंने शुरुआत के लिए सबसे पहले चुना है एक एल&टी से रिलेटेड आर्टिकल। लार्सन एंड टूब्रो लिस्टेड कंपनी है एंड इंडिया की कंपनी है। बहुत ही बढ़िया एक ब्लू चिप कंपनी है ये एंड बहुत ही अच्छी तरीके से हमने देखा है एफिशिएंटली ये मैं कहूँगा एक्सपेंशन कर रही है मिडल ईस्ट में स्पेसिफिकली। तो मिडल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रहे हैं पिछले 20 साल में, राइट? आप बुर्ज खलीफा देखो और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, बहुत ही अनोखे-अनोखे प्रोजेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे चल रहे हैं वहाँ पे। अब इंडियन कंपनीज़ में अगर आप देखोगे तो एल&टी का नाम आपको अक्सर नज़र आएगा, जो सऊदी अरेबिया में या और दूसरी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्ट एशिया में पर्टिकुलरली मैं कहूँगा अपने प्रेज़ेंस को जमा रही हैं। तो बहुत एफिशिएंटली ये एक्सपेंशन कर रहे हैं और अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये अब इनका रेवेन्यू का शेयर जो है, ये बाहर से आ रहा है, फॉरेक्स में आ रहा है, व्हिच इज़ अ रियली बिग न्यूज़ फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। तो इनका जो ओवरसीज़ ऑर्डर्स हैं, उनकी वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी 16% से बढ़ गया है सेकंड क्वार्टर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लार्सन एंड टूब्रो ने वेडनेसडे को रिपोर्ट किया 16% बढ़त अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो आया है 3,926 करोड़। अब कंपनी जो है हाउएवर इसने स्ट्रीट्स की एक्सपेक्टेशंस को मतलब मैं कहूँगा बीट नहीं कर पाई, नहीं मीट किया एंड जो रेवेन्यू आया है इनका ये भी 10% ऊपर है टू 67,983 करोड़्स। तो यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट होगा क्वार्टर का, वो होगा 4,005 करोड़ पे एंड रेवेन्यू रहेगा कितना 70,478 करोड़। और जो एल&टी है इनका ये कहना है कि जो क्वार्टर है यहाँ पे 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है इनके ऑर्डर्स में एट 1.15 लाख करोड़। 65% ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं? इंटरनेशनल कस्टमर से। 65% ऑर्डर्स आए हैं, व्हिच इज अ वेरी बिग शेयर। तो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपटिक आ रहा है एंड ये बिलीव करते हैं कि ट्रेंड ऐसे ही चलते रहने वाला है। जो क्वार्टर है यहाँ पे ऑर्डर विन्स रहे हैं अच्छे खासे इनके पब्लिक स्पेसेस में, डेटा सेंटर्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, मेट्रोज, हाइडल एंड टनल्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल्स, ऑफशोर और ऑनशोर बिजनेस दोनों इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। तो आप देखो कि डेटा सेंटर की भी अगर आप बात करते हो तो एल&टी जैसी कंपनीज कभी स्किप नहीं करेंगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज को। इंडिया में जितने डेटा सेंटर्स आएंगे उनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अगर होंगे तो एल&टी जैसी कंपनीज जो होंगी ये इंडिस्पेंसेबल होंगी ऐसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वेल राउंडेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स और जो इनकी एबिलिटी है टू रिपीटेडली सिक्योर लार्ज ऑर्डर्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, सारी जियोग्राफीज, हर सेगमेंट में ये लार्ज बड़े बड़े ऑर्डर्स ले लेते हैं। इट इज अ ट्रू टेस्टिमनी ऑफ कंपनीज लीडरशिप पोजीशन इन ईपीसी डोमेन। ये कहना है इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का एल&टी के। और इन्होंने ये भी ऐड किया कि जो कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन है अक्रॉस डाइवर्स पोर्टफोलियो, ये हाईलाइट करता है कि कंपनी काफी मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इनकी, चाहे लोकल हो या ग्लोबल हो, कहीं पे भी जो चैलेंजेस हैं बड़े अच्छे से नेविगेट कर पाते हैं। और जिस हिसाब से हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है प्राइमरी जियोग्राफीज में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में, इसकी वजह से इनके लिए जो आगे प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा इनका मानना है। तो एल&टी जैसी कंपनीज़ पैसा तब बहुत ज़्यादा स्पेशली कमाती हैं जब अच्छा खासा जीडीपी एक्सपेंशन हो और कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट द्वारा जो केपेक्स है वो बढ़े। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट का केपेक्स अगर आप देखोगे अच्छा खासा बढ़ रहा है, मिडल ईस्ट में भी अच्छा खासा केपेक्स है। तो इनका जो ग्रोथ है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है केपेक्स से, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो इंडियन गवर्नमेंट भी, जिस हिसाब से अगर आप देख सकते हो, हमारा सिर्फ बजट उठाओ और डेटा देखो इंफ्रा केपेक्स का, जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है उसी हिसाब से एल&टी की ग्रोथ आप देखो उतनी ही तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, उल्टा और ज्यादा तेजी से, क्योंकि ये फॉरेन प्रोजेक्ट्स भी ले पा रहे हैं अच्छे खासे। तो एल&टी एक कंपनी ऐसी है जो मैं कंस्ट्रक्शन कवर कर रहा हूँ लेकिन ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं करती। ये अगर आप देखोगे तो अक्रॉस मतलब फील्ड्स काम करती हैं। एल&टी डिफेंस में भी है, हाँ मैं बता दूं, और एम्स के प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बिड कर रही है। साथ में अगर आप देखोगे तो डिफेंस के साथ-साथ ये दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में भी है, स्पेस में आईएसआरओ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जितने, उसमें भी एल&टी का योगदान रहता है अच्छा खासा। तो ये इंजीनियरिंग
पूरी तरीके से करती है। मतलब अगर आप देखो तो चाहे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन हो, इंजीनियरिंग रिलेटेड टू स्पेस हो, रिलेटेड टू डिफेंस हो, रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी हो, इवन जो हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, जहाँ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी एल-एन-टी अभी से पार्टिसिपेट कर रही है कि उसका क्या रोल रह सकता है, किस तरीके से वो एक्सपैंड कर सकती है वहाँ पे। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये लोग प्रोएक्टिव है और हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। उफ, बात करूँगा अगले आर्टिकल की और ये है कमोडिटी मार्केट के बारे में। अब कमोडिटी मार्केट जो है, कमोडिटी प्राइसेज़ ग्लोबली 6 ईयर लो पर आ सकते हैं 2026 में। तो कमोडिटी प्राइसेज़ मैं क्यों कवर कर रहा हूँ? देखिए, हम जितनी भी कंपनीज़ हैं ना हमारी, कहीं न कहीं कमोडिटी पे डिपेंड करती हैं, राइट? जैसे कि हमारी मेटल सेक्टर को आप देख लो, कमोडिटी पे ही डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। जितने भी मेटल्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर, जितने भी हैं। इसके अलावा एग्री कमोडिटीज़ होती हैं, एग्री कमोडिटीज़ जैसे कोई भी आप उठा लो, चाहे चावल हो, राइस हो, या कॉफ़ी हो, कॉफ़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, ग्लोबली ट्रेड होती है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, राइट? टी हो गया, तो ये सब कुछ कमोडिटी पे डिपेंड करती है इंडस्ट्री। तो कमोडिटी का जो डिमांड है और प्राइस है, ये बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। अगर आप देखोगे तो 6 साल के लो पर एक्सपेक्टेड है कि कमोडिटी आ जाएँगे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेज़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट कमोडिटी मार्केट आउटलुक्स। एंड जो प्राइसेज़ हैं, ये प्रोजेक्टेड है कि 7% से गिरने वाले हैं इन ईच 2025 एंड 2026। सबसे पहला तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ ही बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक तो ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रम्प ने हर कंट्री के साथ कर लिया है, राइट? क्रूड ऑयल गलत है। इसके अलावा जो कंटिन्यूड पॉलिसी को लेकर के अनसर्टेनिटी है कि यूएस क्या करने वाला है, कब करने वाला है, किसी को नहीं पता। ये बहुत बड़ा इशू है। प्राइसेस कुड प्लमेट इवन लोअर अगर ग्लोबल ग्रोथ ऐसे ही स्लजिश रहता है एंड जो ऑनगोइंग ट्रेड टेंशंस हैं ये इसी तरीके से रहते हैं, पॉलिसीज इतनी ही अनसर्टेन रहती हैं, देन वी डोंट नो। एंड जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, दे आर आल्सो हेल्पिंग टू स्टेबलाइज द ग्लोबल इकोनॉमी, ये कहना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट का। तो जो फॉलिंग एनर्जी प्राइसेस हैं, एनर्जी के दाम घट रहे हैं, मतलब कि एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल को आप देख लो, नेचुरल गैस को देख लो, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबली इन्फ्लेशन कम हो रहा है, राइट? ये मदद कर रहा है इन्फ्लेशन घटने में, लेकिन ये रिस्पाइट ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। एंड गवर्नमेंट्स के पास 1-2 साल का समय है, इसी बीच में इनको अपना ओवरऑल जो इनका फिस्कल हाउस है, इसे सही ऑर्डर में लाना होगा ताकि इकोनॉमीज़ बिज़नेस रेडी हो जाएँ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े जैसे इंडिया ने किया। सही टाइम पे इन्फ्लेशन हमारा 1.5 1.2 अगर आप देखोगे तो 1.5 टू 2% के ब्रैकेट में आ चुका है। अब हम लोग रेट्स को कट कर रहे हैं, अब आगे इन्फ्लेशन कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, जब आगे 1 साल बाद, 2 साल बाद तो हमारा इन्फ्लेशन तब बढ़ेगा, लेकिन तब तक हम लोग कितना बिज़नेस एक्टिविटी कर चुके होंगे, तब तक कितना कंज़म्पशन हम लोग बढ़ा चुके होंगे। आप ये सोचो कितना अच्छा बूस्ट 2 साल में हम लोग ले चुके होंगे। तो कितनी अच्छी तरीके से इंडिया यहाँ पे अपने आप को प्लेस कर पाया है, अगर आप कंपेयर करोगे। इंडिया एंड चाइना अगर दोनों का अगर आप देखोगे तो ये अकाउंट करते हैं ओवर 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन। ग्रोथ जो 2025 में देखने को मिला है एंड 2/5 रहने वाला है ये 2026 में। वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट है कि ब्रेंट क्रूड जो है ये $68 पर बैरल के एवरेज पे रहने वाला है, डिक्लाइनिंग $13 फ्रॉम लास्ट ईयर, और ये फर्दर यहाँ पे स्लाइड होगा टू $60 पर बैरल इन 2026, अ 5 ईयर लो amid subdued consumption and rising supply। जो प्राइसेस हैं ये एक्सपेक्टेड है कि रिकवर करेंगे $65 पर बैरल इन 2027, as low prices are expected to limit excess supply। एंड जो लोअर ऑयल प्राइसेस हैं ये प्रोवाइड करते हैं टाइमली अपॉर्चुनिटी डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए कि वो ग्रोथ और जॉब क्रिएशन कर लें, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस एक बार बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपका इंडस्ट्रीज के लिए भी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, मार्जिन हर्ट होने लगते हैं, है ना? तो प्रेशियस मेटल्स ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे तो ये तो अलग ही रिकॉर्ड लेवल पे चले गए एंड सेफ हेवन डिमांड बहुत बढ़ गई। जब से ये टैरिफ वगैरह आया तब से लोग डर के मारे गोल्ड ज़्यादा बाय करने लग गए ग्लोबली इन्वेस्टर्स। तो क्या हुआ, गोल्ड की डिमांड के बढ़ने की वजह से, उसके अलावा सेंट्रल बैंक्स ने लगातार गोल्ड बाय किया, चाइनीज़ सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड बाय कर रहा है। आप देखो दूसरे और भी छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स क्योंकि गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो आप देखोगे तो गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ी है एंड वैसे ही हमें उसके प्राइसेस पे भी ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ा है। तो ये रहता है हमारे प्रेशियस मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, ये है गोल्ड और सिल्वर। बाकी यही अगर आप 2020 से पहले देखोगे तो आप कमोडिटी के चार्ट्स देखो, लगातार आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। डिमांड बढ़िया चल रहा था, ग्लोबल ग्रोथ बढ़िया चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद से अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, कमोडिटीज़ मार्केट में काफ़ी
स्लो डाउन देखने को मिला एंड स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद अब ग्लोबली कमोडिटी मार्केट में हमें एक टर्मिनल नज़र आ रहा है कि इनके प्राइसेज़ लगातार गिर जा रहे हैं क्योंकि इनकी डिमांड ही नहीं बढ़ रही है। दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है? चाइना। चाइना को ग्रोथ इंजन बोलते थे हम लोग हमेशा से, राइट? चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा स्लो डाउन हो चुका है। कोविड के बाद ये रिकवर नहीं कर पाया इस तरीके से। अब क्योंकि चाइना इतना तेज़ी से ग्रो करता था, डबल डिजिट में इनकी ग्रोथ रेट रहती थी 11%, 9%, 10%, तो बहुत बड़ा कंज़म्पशन एक इन्हें चाइना से देखने को मिलता था। यूएस की इकोनॉमी भी 2 ढाई % ग्रो कर रही थी, तो वहाँ से देखने को मिल रहा था। प्लस इंडिया जैसी इकोनॉमी अच्छा ग्रोथ रेट दिखा रही थी। लेकिन अब यूएस में अगर आप देखोगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट बिल्कुल बेकार हो चुका है। चाइना आधे से भी कम पे आ चुका है जीडीपी ग्रोथ रेट में। तो कंज़म्पशन जो है यहाँ से 2 कंट्रीज़ जो हैं स्पेसिफिकली यहाँ से काफ़ी कम होता हुआ नज़र आया है। तो वी हैव टू सी कि आगे क्या प्रोजेक्शंस होते हैं कि रिकवरी देखने को मिलेगी कब तक, बट जब तक कमोडिटी प्राइसेस कम हैं, तब तक इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है और हम चाहेंगे कि लंबे से लंबे समय तक क्या हो, कमोडिटी प्राइसेस कम ही रहे और इंडिया को फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।